चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? छोटी लंबाई नापने की क्या है मेथड, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। अब यहाँ पे स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं तो कौन से स्मॉल लेंथ की? देखो, लंबाई नापने की मेथड जो थी वो कितनी है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट यानी जो उपकरण अवेलेबल हैं उसकी मदद से अपन कोई लंबाई डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड में आता है। जैसे अपने पास स्केल बना हुआ है, स्केल अपने पास है, अपन स्केल की मदद से क्या कर सकते हैं, छोटी लंबाई को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए एटम की, एटम का साइज पता करने के लिए, ठीक है ना, या अपने को उन चीज़ों, उन पार्टिकल्स का साइज पता करना हो जिनको अपन क्या है, देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, एटम को तो मान लो नहीं देख सकते, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना, जो माइक्रो बायोलॉजिक जो होते हैं, उनको अगर उनकी साइज वगैरह मेजरमेंट करना हो तो वो अपन के पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बने हैं जिसकी मदद से अपन क्या कर सके, निकाल सकें, है ना। तो अब उनको मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसके बारे में समझना है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, अपन को जो दिखता है, हम जो देखते हैं, तो हमारी देखने की जो रेंज है वो कितने तक का अपन देख सकते हैं? वो 25 सेंटीमीटर तो स्मॉल डिस्टेंस आ है स्पष्ट देखने का, मतलब साइज की हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम साइज जो अपन देख सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक, छोटी रेंज की अगर बात की जाए, इसका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक का। एंगस्ट्रॉम तो पता ही है ना, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में, छोटी की बात कर रहा हूँ अपन, छोटे रेंज की, कि अपन मिनिमम कितना छोटा रेंज जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो अपन इनफाइनाइट लेंथ तक देख सकते हैं, है ना, लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो कैसे देख सकते हैं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना, ये छोटी यूनिट है अपनी। इसमें तो अपन देख सकते हैं, तो इसको मेजरमेंट अपन थोड़ा सा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे बने हैं ना, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे भी छोटे पार्टिकल आ जाएं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम से भी, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से भी क्या हो, छोटे हों, ठीक है ना, तब उनको क्या करेंगे, तब इनको अपन क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए तो अपन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। माइक्रो क्या हो गया आपका, स्क्रू गेज जो हो गया, स्क्रू गेज हो गया, है ना, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी छोटी यूनिट अगर आ गई, लंबाई इनसे भी छोटी हो गई, तब उनको अपन किसकी मदद से नाप सकते हैं, किसकी मदद से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो जो माइक्रोस्कोप बने हैं, माइक्रोस्कोप, ये, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, 10 की घात -6 मीटर तक के समथिंग का क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप मतलब 10 की घात -6 मीटर, ठीक है ना, उनके, हाँ, उतने तक का क्या कर सकते हो आप, मेजरमेंट इसकी मदद से क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, पता कर सकते हो इतने लंबाई तक की, जो जिसकी यूनिट, जिसका लेंथ 10 की घात -6 मीटर तक के समथिंग होगा, उसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो जिसका इससे भी कम हो गया, 10 की घात -6 से भी कम हो गया, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं कर सकते हो, लगभग कहने का मतलब ये हो गया कि 1 एंगस्ट्रॉम की बात अगर कर ले तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -6 से भी छोटा है ये, 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात -10, अरे उधर साइड से जाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लंबाई की लेंथ कैसे मेजरमेंट करोगे इसका, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन स्कोप बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्कोप, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का आ चुका है भाई। मतलब इसकी मदद से आप एटम के पार्टिकल की साइज वगैरह सब क्या कर सकते हो, आसानी से मेजरमेंट, लेकिन ये अब का है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी अभी किया है, बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात अगर ये की जाए कि ये अगर इलेक्ट्रॉन स्कोप, अब इसकी मदद से तो कर सकते हैं एटम वगैरह की साइज वगैरह मेजरमेंट, लेकिन अगर ये जब नहीं था तब पहले कैसे मेजरमेंट करते थे एटम वगैरह की साइज, ठीक है ना। तो ये तो लिस्ट समझ गए कि अपन किसकी मदद से कितने तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रॉन स्कोप क्या होता है, एक टनलिंग भी बना हुआ है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन स्कोप, कौन सा, टनलिंग इलेक्ट्रॉन स्कोप, या केवल टनलिंग भी बोलते हैं। तो इसकी मदद से आप और छोटे यानी 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटे पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है।
चलिए देखो, इलेक्ट्रॉन स्कोप की मदद से, इलेक्ट्रॉन स्कोप जो होता है वो आज की टेक्नोलॉजी है, तो उसकी मदद से अब क्या कर सकते हैं, आसानी से अपन एटम या मॉलिक्यूल की साइज वगैरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्कोप नहीं था, उससे पहले कैसे करते थे, ठीक है ना, एटम वगैरह की साइज निकालने के लिए। तो पहला मेथड बता रहा हूँ, ये एवोगैड्रो परिकल्पना है। मतलब इन्होंने बताया है कि कैसे निकालना है। हाँ ठीक है, तो इन्होंने एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने क्या बताया है, पहले इनका स्टेटमेंट सुन लो, फिर उस स्टेटमेंट से अपन को क्या करना है, समझना है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो जैसे ये अपने पास कोई मैटर है, जैसे ये है, ठीक है ना, इस मैटर का कुछ ना कुछ मास है। अब ये मैटर जो है, यानी पदार्थ जो है, वो किन से बना है, एटम्स से मिलकर बना है। और एटम का जो शेप होता है, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, वो किन से मिलकर बनता है, एटम्स से मिलकर बनता है, परमाणु से। और जो एटम का शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, गोलाकार होता है ना। तो अब जरा ये बताओ कि अगर मान लो मैंने एक यहाँ पे ऐसे मान लो ये एक बना के रखा हुआ, ये साइज मान लो, इसमें मैं मैटर भर देता हूँ, कोई भी पदार्थ मान लो, जैसे अपने पास क्यूब शेप में क्या है, अपने पास कोई मतलब वस्तु है, ठीक है ना, डब्बा समझ ले, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर दो, कोई मैटर क्या कर दो, भर दो। अब उस मैटर में काफ़ी सारे क्या हैं, एटम्स हैं। तब जैसे मान लो एटम्स जो होते हैं वो ऐसे स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, ये ऐसे भरे होंगे ना। तो अब जरा ये बताओ कि ये एटम्स जो हैं, क्या इस क्यूब का पूरा वॉल्यूम ये घेर पाएंगे? क्यों? मतलब पूरी तरीके से नहीं घेर पाते हैं ना, बीच में क्या आ जाती है, गैसिंग आ जाती है। किसकी वजह से, किसकी वजह से गैसिंग आ जाती है, इनके स्फेरिकल शेप की वजह से। मतलब कि मैटर का जितना वॉल्यूम है, एटम वो पूरा वॉल्यूम नहीं घेर रहा है। तो यहीं पे एक स्टेटमेंट है इनका, वो स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने क्या बोला है। हाँ, एटम का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल। ये जैसे बोल रहा हूँ, ये मैटर इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में गैसिंग आ जा रही है। ये जी पूरा वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का समझो, ये ऑब्जेक्ट पूरा भरा हुआ है, तो ये इस मैटर द्वारा घेरा गया आयतन ये पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन जब मैं एटम्स की बात करूं, तो एटम्स का स्फेरिकल शेप होने के कारण वो पूरा वॉल्यूम नहीं घेर पाता। जो जैसे एटम्स एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या आ जाती है, गैसिंग आ जाती है, स्फेरिकल शेप होने के कारण। मतलब ये पूरा वॉल्यूम नहीं घेर पाते। तो एटम्स द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाता है, कितना घेरता है, वो इस इन्होंने बताया है कि एटम जो होता है वो पूरे वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेता है। एटम पूरा नहीं कर पाता ना, तो तो पूरे मैटर का कितना कवर करता है, वो स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के द्वारा घेरा गया या कवर किया गया वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो वो पूरे वॉल्यूम का 2/3 होता है। पूरे मैटर का जो पदार्थ का जो आयतन होता है उसका 2/3 हिस्सा ही ये क्या कर पाता है, घेर पाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, 2/3 गुने भी, भी मतलब पूरे मैटर का वॉल्यूम। भी मतलब क्या बोला, पूरे मैटर यानी पूरे पदार्थ का आयतन। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। अब इसी स्टेटमेंट की मदद से अपने को क्या करना है, एटम का साइज निकालना है। तो स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट याद रख लेना है कि एटम्स द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है या एटम्स द्वारा कवर किया गया आयतन जो होता है वो पूरे मैटर के वॉल्यूम का 2/3 हिस्सा ही होता है, 2/3 हिस्सा ही कवर कर पाता है। जैसे मान लो अगर ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर इसका आयतन जो है वो मान लो कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। इस मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब।
तो एटम्स द्वारा कितना वॉल्यूम घिरा होगा इसका, 2/3। 2/3 गुणे 27 करूंगा, 3×9 = 27, 9×2 = 18 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि एटम जो है वो इतना ही घेर पाया है। समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझाया हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद समझते हैं कि कैसे इस स्टेटमेंट की मदद से एटम का साइज कैसे निकाला जाता है। हाँ चलो, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट की मदद से अब निकालते हैं एटम का साइज। तो अब इसको कैसे निकालना है, पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद समझते हैं। एटम ने जो मतलब जो एवोगैड्रो ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया कि जो एटम है, पूरे जितने एटम्स हैं उन सभी द्वारा इस मैटर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, मैटर के वॉल्यूम का 2/3 एटम द्वारा कवर किया गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, ठीक है ना। एटम द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो पूरे मैटर के वॉल्यूम का यानी आयतन का 2/3 होता है। मैटर का वॉल्यूम ले लो और इसका 2/3, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है। अब जरा ये बताओ, मैटर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, उसका हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, भी। कितना है, भी। हम जो भी मैटर लेंगे तो उसको आप जिसमें भी भरोगे उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा कि उसका वॉल्यूम कितना ले रहे हो। तो अपन यहाँ पे रख देते हैं V × 2/3। अब बात आती है इधर का कि एटम द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एटम जो होता है वो कैसा शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्फेयर यानी जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, हाँ, 4/3πr³। ये आर क्या है, उस एटम का रेडियस, यही साइज है, यही अपने को पता करना है। अगर एटम का रेडियस पता चल जाए तो अपन उसका साइज बता सकते हैं कि उसका डायमीटर कितना है, व्यास। समझ गए, डबल कर दूंगा तो व्यास आ जाएगा उसका। तो मेन अपने को रेडियस फाइंड करना है। तो एक एटम का वॉल्यूम, अब इधर अपने को पूरे पूरे एटम द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम पता करना है ना। तो इधर के जब एटम द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम, तो अगर अपन को पता है कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। अगर एटम का रेडियस आर मान लेते हैं तो ये एक एटम का वॉल्यूम हो गया, ठीक। अब हमको ये पता करना है कि इसके अंदर कितने एटम हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ नंबर ऑफ एटम, ये लाइन समझ में आई, पहले बताओ। मतलब आप अपनी कहानी पूरी इस पे लगी हुई है कि अपने को ये पता करना है कि हमको जितना मैटर दिया गया है, जितने द्रव्यमान का, जितने मास का मैटर हम ले रहे हैं, उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। अपने को वो पता चल जाए तो इसमें रख दो, अब फिर उसको सॉल्व करके आर निकाल लो, निकाल लेंगे। तब पूरी कहानी किस पे आती है, नंबर ऑफ एटम, यानी इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है वो पता करना है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एटम का। तो अब मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ध्यान रखो। मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि हम लोग किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का जो मास याद करते हैं, द्रव्यमान जो याद करते हैं किसी भी पदार्थ या तत्व का, वो उसका कौन सा मास होता है, मोलर मास होता है। कौन सा मास होता है, मोलर मास, ठीक है ना। अब मोलर मास मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं या कितने एटम होते हैं, 6.023 × 10⁻23। समझ में आया? तो यहाँ पे अब छोटा सा स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को समझना। मान लेते हैं ये क्या है, एक मोलर मास है, ठीक है ना। जो भी मैटर आप ले रहे हो ये उसका कौन सा मास है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो इतने द्रव्यमान में कितने पार्टिकल होंगे या कितने एटम होंगे, एक मोल के बराबर, यानी 6.023 × 10⁻23 एटम। ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। मोलर मास यानी उस एक मोल के द्रव्यमान में कितने पार्टिकल पाए जाते हैं, 6.023 × 10⁻23, मतलब इतने एटम हैं, ठीक है ना, उसके एक मोलर मास में। तो वन मास में, वन यूनिट के मास में कितना हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23, इसको बटे में भेज देंगे। तो अब हम जितना मास लिए होंगे उसमें पता करना होगा। तो मान लो हमने तुमको कितना दिया है, m,
कितना दिया मैंने, इसका पदार्थ की मात्रा मैंने तुमको कितनी दे दी, m। ये तो मोलर हो गया ना, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तुम क्या याद किए हो, 16 ग्राम, तो उसके 16 ग्राम में इतने पार्टिकल है। लेकिन मैंने तुमको 16 ग्राम थोड़ी दे रखा है, मान लो मैंने तुमको कितना दिया, 10 ग्राम दे रखा है। कितना दिया है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में कितने होंगे कैसे पता करोगे, 16 ग्राम में पता है अपने पास कितने हैं, तो 1 ग्राम का पता कर लो, और जब 1 ग्राम का पता चल जाए तो फिर जितने का पूछे उतने का मल्टीप्लाई। तो वही चीज यहाँ पे भी कर रहा हूँ, उसके मोलर मास में कितने होते हैं ये पता है, तो 1 यूनिट के मास का निकाल लो कि कितने आएंगे एटम। अब जितना मास दिया है उतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने मास में पता चल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर दोनों साइड, यानी एम मास, एम ग्राम का पता करना है तो अपने पास कितने पार्टिकल आएंगे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23। मतलब हमने इसका आपको कितना मास दिया था, एम ग्राम दिया था, तो एम ग्राम में हमारे पास कितने पार्टिकल आ जाएंगे, इतने। मतलब यही वाला जो आपका जितना हमने आपको मास दिया है, यही वाला पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। समझ गए, तो उठा के रखें इसको यहाँ पे, ठीक है। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझ लेना अच्छे से। तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 6.023 गुणे 10⁻23, मतलब अपने पास इतने एटम हैं, कितने मास में, एम ग्राम मास में, जितना आप ले रखे हो आप, ठीक है ना। अब फिर आगे ये वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इतने एटम का क्या होगा, इसी में 4/3 पाई आर क्यूब का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये हो गया। और ये किसके बराबर है, पूरे वॉल्यूम का 2/3। कोई कंफ्यूजन नहीं आता। चलो अब जरा ये बताओ कि मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े होगे ना, इसकी अगर डेंसिटी अपन मान लेते हैं कि इस मैटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। इसकी डेंसिटी क्या मान लेते हैं, रो, घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व। अपन इस मैटर का जो भी पदार्थ आपको दिया गया है उसका डेंसिटी हम मान लेते हैं क्या है, रो है। तो घनत्व और आयतन और मास में रिलेशन पता है, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई ये होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो अपन इसकी जगह पे जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हैं ना इसकी जगह पे स्मॉल एम, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन कैपिटल एम 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर के, इसके लिए एक सिंबल बना है ना, एन, जो नंबर होता है, यानी इसके लिए ये जो नंबर होता है इसके लिए क्या यूज करते हैं सिंबल, कैपिटल एन, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो आप अगर ये बार बार ना लिखना हो तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख लो, एन लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ये अब ये आगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 भी। यहाँ के बाद इसमें से कौन कौन सी चीजें कट जाएंगी पहले वो देखो। इसमें से क्या हो जाएगा, भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, और 2 से इसको 4 को काटो तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब अपने पास यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, एटम का रेडियस, है ना। तो आर क्यूब इधर अपने बचे, इधर साइड आर क्यूब अपने को बचा के रखना है। अब बाकी जितनी चीजें सबको बराबर के राइट साइड भेज दो। तो डिवाइड वाला कहाँ, इधर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, तो डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और इसके साथ जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई में है वो सब कहाँ जाएंगी, राइट साइड में डिवाइड में। तो ये कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल एम कौन सा है, ये मोलर मास है, ठीक है ना। ये क्या है उसका मोलर मास, और स्मॉल एम मैटर का जो आपको दिया गया है कि इतने ग्राम द्रव्यमान का मैटर आपको दिया गया है वो उसका मास है, ठीक है। तो कैपिटल एम ऊपर, अब कितना बचा इधर, 2 पाई रो और एन, ये बचेगा, इसको नीचे लिख लो, 2 पाई रो इंटू एन, ये आ गया अपना आर क्यूब। तो अब यहाँ से आर निकालोगे तो क्या आएगा, उसमें क्यूब रूट लग जाएगा, जितना भी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है इसमें क्या लगा दो, क्यूब रूट। ये एम अपॉन 2 पाई रो इंटू एन, ये। अब ये सब की वैल्यू अपने को पहले से ही पता है भाई, मोलर मास कौन सा मैटर दिया जा रहा है उसका मोलर मास पहले से ही पता रहता है, कितना दिया जा रहा है उसकी डेंसिटी भी पता है, और ये नंबर भी आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 गुणे 10⁻23। अब पाई की वैल्यू जानते ही हैं, 22/7। इन सब को रख के और सॉल्व करके वो एटम का क्या निकाल लेते हैं, रेडियस। ये था पुराना मेथड।
कि पहले एटम का साइज कैसे निकाला जाता था। समझ गए? ठीक है।